क्या करते हैं? अभी मैं खुद का इंट्रो देता हूँ। सो जी। माई सेल्फ डॉक्टर आदित्य मानवेंद्र एकबोटे। मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ। प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड जनरल सर्जन। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है पाइल्स फिशर फिस्टुला, इसमें जो भी अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है वो सारी ट्रीटमेंट्स मैं करता हूँ। मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, वो सारी चीजें मैं करता हूँ। पिछले 6 से 7 साल से मैं नासिक में ये काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो मैं गोविंद नगर में काम कर रहा हूँ। तो जब से मैंने ये शुरू किया है, तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार स्टिग्मा के वजह से बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। किसी डॉक्टर से नहीं बात करते या फिर रिलेटिव से नहीं बात करते। तो ये सब लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये नॉर्मल है और इसको एकदम आसान तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये बीमारी है क्या? मतलब ये पाइल्स एक्चुअली बीमारी है क्या? क्योंकि बहुत लोग इसको लेकर ना कंफ्यूज भी है। इसमें कोई टाइप्स आते हैं क्या? मतलब ये क्या बीमारी है? अभी ऐसा है कि पहला तो कंफ्यूजन ये है कि लोगों में ऐसा कंफ्यूजन है कि कुछ भी समस्या हो जाए, जैसे मतलब लैट्रिन से रिगार्डिंग कुछ भी समस्या होती है, तो लोग इसको पाइल्स लेबल कर देते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट। या फिर बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ गांठ सी हो गई है, कैंसर सा हो गया है। इस डायग्नोसिस तक लोग घर पे ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने आप में ये मन बना लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बेसिकली पाइल्स क्या है, जो अपना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो अपना एनल रीजन है, उसको जो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेन्स होती है, उसको अगर किसी चीज की वजह से सूजन आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं पाइल्स। अब ये सूजन आने की रीजंस बहुत सारे हैं। उसका बेसिक रीजन है कॉन्स्टिपेशन। जैसे पेट साफ होने में तकलीफ होना, कुछ दवाई हर बार लेते रहना, जैसे पेट साफ होने के लिए कुछ दवाई की जरूरत पड़ना, या जंक फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब ज्यादा देर बैठ के काम करने की आपकी ड्यूटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो ये सारी चीजों की वजह से है। अगर जैसे लेटरिन की जगह पे जो वेन्स है उनको अगर सूजन आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं पाइल्स। ओके ओके ओके। तो सर जी, इस बीमारी के सिम्टम्स एक्चुअली होते क्या है? मतलब किसी को अगर पाइल्स अगर हो गया तो सिम्टम उससे कुछ होते हैं इसके, ऐसे कुछ? यस। सो देर आर टू बेसिक सिम्टम्स। फर्स्ट इज कि किसी भी बंदे को या तो उस जगह पे सूजन जैसी महसूस होगी, जैसे हर बार जब वो लैट्रिन कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है तभी वहां पे कुछ तो सूजन जैसा महसूस करेगा वो। या फिर लैट्रिन करते वक्त उसको ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये जो दो सिम्टम्स है, ये बेसिक सिम्टम्स। इसमें से किसी भी मतलब कोई भी सिम्टम्स को अपन बोल सकते हैं कि ये पाइल्स में दिखा देखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया इतनी एडवांस कर गई है ना? तो साथ ही साथ में मेडिकल फील्ड भी उतना ही एडवांस कर गया है। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और पहले मुझे याद है कि जब सर्जरी जब होती तो 4 दिन 6 दिन 7 दिन हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। अब आलम यह है कि भाई हम एक दिन में बंदे को फ्री कर सकते हैं। यस और जब यस। इतना एडवांस हो गया है, सब कुछ मेडिकल फील्ड इतना जबरदस्त हो गया है, फिर भी इस बीमारी को मतलब बढ़ोतरी मतलब बढ़े जा रही है, कम हो ही नहीं रही है। तो इसकी मेन वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? इसकी ये जो मतलब ये जो आपने सवाल पूछा, ये अच्छा सवाल है। ये मुझे बताना अभी जरूरी लग रहा है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में भी मैंने यही बोला था कि पहले जैसे ये जो समस्याएं थी, ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में दिखता था। जैसे 40+, 50+, ऐसे एज ग्रुप में दिखता था। या फिर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के बाद ऐसे दिखता था ये। अभी क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये सारी चीजें बच्चों में भी दिखने लगी है। जैसे 10 साल का बच्चा हुआ, 15 साल का बच्चा हुआ, या फिर यंग मतलब जो 20-25 साल के लोग हैं,
उन लोगों में भी ये समस्याएं दिखना चालू हो गया। इसका इसके दो प्रमुख रीजंस है। पहला तो ये कि एक्सरसाइज बहुत कम हो गया है। लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कि जैसे मानो मैदानी खेल जो है वो अब अभी आप समझ रहे हैं कि वो तो बंद ही हो गए। बच्चे जी भी अभी जी। खेलने नहीं जा रहे। और दूसरा मेन जी रीजन ये है कि फूड फूड स्टाइल जो अपना है, जो पहले बाहर का बहुत कम खाया जाता था, आज वो इजीली अवेलेबल है, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो उसके वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत है। एंड दीज डाइजेस्टिव इश्यूज आर लीडिंग पीपल टू लैंड अप इन पाइल्स। ओके ओके ओके। अब सर डाइजेस्टिव इशू के बारे में जब आपने अभी बात की अपने किया, तो अभी हाल ही में अभी ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग ना लैक्टोस लैक्टोस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। जैसे कोई दूध हजम नहीं कर पाते, कोई ब्रेड हजम नहीं कर पाता है, या कोई रोटी हजम नहीं कर पाता है। तो क्या इस केस में भी लोगों को पाइल्स होने के चांसेस है? ऐसा जरूरी नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये अलग बात है। मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से उसको ये बीमारी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो उसके हिसाब से मतलब लैक्टोज छोड़ के अगर वो बैलेंस डाइट लेता है, बैलेंस एक्सरसाइज रखता है, तो उसको ये बीमारी होने के चांसेस कम है। अच्छा ओके ओके ओके। तो डॉक्टर साहब, अभी ये बीमारी ना हो तो उसके लिए हम डाइट क्या प्रिफर करें? सामने वाले व्यक्ति को हम क्या, मतलब सबसे पहले हम पहले क्या खाएं? और अब कोई बंदे को अगर बताए तो हमें क्या बताना चाहिए कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने क्या डाइट, क्या खाना खाना चाहिए उसके लिए? देखो अभी इसमें हम मैं जो पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, इसमें ऐसा है कि या एक तो आप मैक्सिमम घर का खाना खाएं। ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक तो आप जो भी अपना ऑयल है या फिर स्पाइसेस जो भी है, वो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। ठीक है। थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहेगा, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैं न्यूट्रिशनल फैक्ट में बोलूंगा, वो ऐसा है कि उसमें अभी मैं हर एक पेशेंट को बोलता हूँ कि फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए। तो जब भी आप फाइबर इंटेक अच्छा ले रहे हो, फाइबर अपने आप में क्या करेगा, फाइबर आप जो भी खा रहे हो उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होने में सपोर्ट करता है। और जितना आप फाइबर इंटेक ज्यादा लोगे, उतना आपके शरीर में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब जिस सिस्टम को स्टूल्स बाहर निकालने हैं, उसको उतना उस पे उतना प्रेशर कम आएगा। फाइबर विल हेल्प इट टू गेट इट डन इजीली, एंड दैट विल रिड्यूस द चांसेस। सो फाइबर इंटेक काफी अच्छा होना चाहिए। अभी आप फाइबर इंटेक किसी भी सोर्स से ले सकते हो। तो फाइबर इनटेक आप आप चाहे सलाड्स में से लो, या फिर जो मतलब कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अभी अपना एमवे का भी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो न्यूट्री फाइबर है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इवन दैट इज वेरी गुड इन हेल्प हेल्प आउट द पेशेंट टू गेट गुड डाइजेशन। ओके ओके ओके। अगर गुड सर, डाइजेशन बहुत अच्छा बढ़िया सर। होता है तो हाँ सर। बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ओके ओके ओके। तो सर फाइबरस फूड के साथ में और भी कुछ ऐड कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमारे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में जैसे कि त्रिफला एक है, जैसे उसको हम अम्ल की विविधता की हरिता की कहते हैं। फिर प्रियम प्रोबायोटिक है। फिर नेचुरल बी विद यीस्ट है। तो ये भी ये हम हाँ। ये हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, बट ये हम हमको बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं लेना है। ओके हाँ, मतलब आप स्पेसिफिक टाइम स्पैन तक ये जरूर कंज्यूम कर सकते हैं। जो त्रिफला हुआ या अमल की विविधक जो है, इसका एक रोल है कि ये और बाकी चीजों में भी काम करेगा, ये चीज में भी काम करेगा और बाकी चीजों में भी काम करेगा। तो जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से आप डोज या तो कम ज्यादा कर सकते हैं। बट दैट इज ऑल्सो गुड इन हेल्पिंग आउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और प्री ओके एंड ओके। प्रोबायोटिक का रोल क्या है इसमें? अभी जैसे अ, एक चीज है कि प्री एंड प्रोबायोटिक का रोल आता है जब आपको इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बंदे को इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो गया है, तो अल्टीमेटली उसका जो स्टूल्स है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा।
the food will pass out in a semi-digested way. I will not say undigested, but it will pass in undigested way. अभी क्या होता है अपने इंटेस्टाइन्स में और गैस्ट्रिक फ्लोरा में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका काम यह है कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट एब्सॉर्ब कर लो और जो खराब है वो आगे चलने दो। उसको हम लोग बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं गैस्ट्रिक फ्लोरा। प्री एंड प्रोबायोटिक क्या करता है, ये फ्लोरा मेंटेन करता है। ठीक है। तो जब भी आप प्री और प्रोबायोटिक ले रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो त्रिफला, अमलकी और विविधक के जगह पे मैं ये बोलूंगा कि हर शॉर्ट स्पैन के बाद हम लोग प्री एंड प्रोबायोटिक कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज नॉट हैविंग एनी हैजार्ड। ओके। तो इट विल हेल्प आउट। जिन लोगों का बाहर का खाना ज्यादा है, जो मार्केटिंग में है, जिन लोगों को मतलब मेस का खाना ज्यादा खाना पड़ता है, तो इन लोगों ने तो मेरे हिसाब से महीने में एक बार तो भी प्री प्रोबायोटिक का कोर्स करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एक तो गैस्ट्रिक फ्लोरा मेंटेन करेगा, आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ अच्छी रखेगा, और नॉट ओनली पाइल्स, इट विल हेल्प दोज पीपल to get away from many diseases, nutritional deficiencies, and many things. ओके ओके ओके। तो सर इसका कुछ स्पेसिफिक साइकिल करना है प्रीएम प्रोबायोटिक का, जैसे अभी आपने बताया कि स्पेसिफिक टाइम लाइन के लिए करना है या सिर्फ टाइम लाइन के लिए करना है, तो सब कुछ साइकिल करना है महीने या 2 महीने का, ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से 2 महीने में एक बार लेना अच्छा है। ओके। हाँ। 2 महीने में एक बार। हाँ, और अगर किसी का आउटसाइड फूड ज्यादा है तो वो महीने में भी एक बार कोर्स कर सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी साइड इफेक्ट। ओके ओके ओके। स्पेसिफिक का सर फूड के मामले में स्पेसिफिक कुछ स्पाइसेस अवॉइड करने की जरूरत है, या स्पेसिफिक खाना अवॉइड करने की इसमें जरूरत है उसमें कुछ? देखो, अभी ऐसा है कि ऑलरेडी महाराष्ट्रियन फूड इज स्पाइसी। सो व्हाट आई सजेस्ट कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप स्पाइस निकाल दो, आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आपने किसी दिन सुबह ज्यादा स्पाइसी खाया है तो आपको उसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। आप यू कैनॉट कंटिन्यू हैविंग लाइक ब्लैक स्पाइसेस और व्हाट वी कैन से ज्यादा स्पाइसी जो खाना होता है, अगर आप कंटिन्यू खाते रहेंगे तो फिर वो आपको तकलीफ देना ही देना है। फिर चाहे वो अल्सर डेवलप करेगा, या फिर किसी और तरीके से बीमारी डेवलप करेगा, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल डेवलप करेगा, बहुत सारी बीमारियां डेवलप कर सकता है। ओके ओके ओके। तो डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है शांति अय्यर जी से कि हाँ, एक कोर्स कितने में कवर करना है? 7 डेज। मिनिमम 7 डेज। यस। ओके ओके ओके। और इन 7 डेज में कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान रखना है इस खाने में 7 डेज आपको? में आपको आउटसाइड फूड अवॉइड करना है। ओके। हाँ। आउटसाइड फूड में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, अभी इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग बाहर जाके अगर सब्जी रोटी ही खा रहे, वी आर नॉट हैविंग जंक फूड, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट हम्म। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग इट एज अ होम फूड, क्योंकि घर में क्या है, आप खराब चीजें नहीं खाएंगे कभी भी। ठीक है। जी जी जी। एक तो क्वांटिटी कम बनेगी, और आप खुद के लिए कभी अगर कोई सब्जी खराब हो गई है या फिर अच्छी से पकी हुई नहीं है तो भी आप उसको ठीक करके ही खाएंगे। या जैसे पुराना नहीं खाएंगे, कल परसों बनाया हुआ है, आज उसको ही रिप्रोसेस करके नहीं खाएंगे। तो हम्म। जब भी आप कोर्स ले रहे हो तो एक तो आप आउटसाइड फूड अवॉइड करो, उससे आपको रिजल्ट और बेहतर मिलेगा। नहीं तो जी क्या जी जी। होगा, कोई अगर प्री प्रोबायोटिक ले रहा है और 7 दिन में से 4 दिन अगर वो बंदा बाहर खा रहा है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जी 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 बिल्कुल। अभी एक्चुअली आपसे मैं अभी भी पूछने वाला था कि लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि सर जी कि हम बाहर पनीर खा रहे हैं या फिर सब्जी वगैरह खा रहे हैं, बाहर का हम होटल में खाना खा रहे हैं, तो भी चलेगा नहीं क्या? लोग ऐसा सवाल करते भी है, पूछते भी है। तो देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि चलो आज हम लोग ऐसे जनरेशन में है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप बाहर खाओ ही मत। ठीक है। जी आप वंस जी इन अ वाइल बाहर खा सकते हैं, जी जी बट मेक श्योर कि आप जहाँ पे खा रहे हो एटलीस्ट वो थोड़ा हाइजेनिक है, वो रिलायबल है। अगर आप मतलब ये बेसिक जो फिल्टर्स है
ये भी नहीं अप्लाई कर रहे हो और कहीं पे भी जो मिल रहा है वो खा रहे हो, तो फिर वो थोड़ा डेंजरस है। आप बाहर जी खाओ। जी। और आप क्या खा रहे हो बाहर, मतलब माय पॉइंट वाज अवॉइड फास्ट फूड्स, लाइक ब्रेड कंजम्पशन शुड बी अवॉइडेड। ओके। जी जी। अभी सर अभी आपने सब बोला कि आपने ब्रेड आपने अवॉइड करना है। तो अभी ब्रेड जो है यूजुअली कार्ब से कनेक्ट करते हैं। तो क्या इस बीमारी में कार्ब्स को पूरी तरह अवॉइड करना है या पार्शियली अवॉइड करना है, कैसे करना है इसको? नहीं, आप कार्ब्स ले सकते हो। ओके। ब्रेड में देखो क्या होता है अपने को, हम लोग जब न्यूट्रिशनल बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो एक आदमी को चाहिए दिन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, और उसके अलावा गुड फैट्स, नेसेसरी फैट्स। गुड फैट्स माने जब हम लोग काऊ घी कंज्यूम कर रहे हैं, या हम्म। फिर जैसे दीज आर गुड फैट्स। जो हम लोग हम्म। देसी घी खा रहे हैं, या आप जी पनीर जी। खा रहे हो, या आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, तो दीज आर हम्म। गुड फैट्स। हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स एक लिमिटेड, मतलब जितना जरूरी है उतनी मात्रा में शरीर को जरूरी है। प्रोटीन ये है कि प्रोटीन ऐसा है कि आपका जितना वेट है, मतलब पकड़ के चलिए किसी बंदे का 60 kg वेट है, तो उसको दिन भर में कम से कम 50 to 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, अगर वो अच्छा खासा एक्सरसाइज कर रहा है तो। और अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा है, तो भी उसको मिनिमम 40 ग्राम तो भी कंज्यूम करना चाहिए। और बाकी जो मिनरल्स है वो आप किसी भी, मतलब किसी भी सोर्स में से ले सकते हो। जैसे पकड़ के चलिए अभी विटामिन B12 बेसिकली किसी में भी नहीं है। मतलब हम्म। जैसे अभी पहले बोलते थे लोग नॉन वेज में है, वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन सोर्स B12 का नहीं है। बट द फैक्ट इज आजकल नॉनवेज में भी वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो यू हैव टू कंज्यूम B12 विथ मेडिसिनल सोर्स ओनली। तो जी जी। जिसमें से भी आपको मिल रहा है वो कंज्यूम करिए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दैट ओके दिस इज ओके। अ बैलेंस डाइट। एंड व्हाई आई सेड ब्रेड शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज ब्रेड इज नॉट गुड फैट्स, हम्म। इट कम्स अंडर बैड फैट्स। ओके ओके ओके। अभी सर यहाँ पे एक सवाल आया है, संजय पाटिल जी ने सवाल पूछा है कि क्या हम ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं क्या सप्लीमेंट्स और बैलेंस डाइट लेकर? अगर बहुत अर्ली स्टेज में पेशेंट अप्रोच करता है, हम्म। और वो अच्छा खासा मतलब खुद को जो भी अपन बोलते हैं परहेज रखेंगे, या फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद कोई एडिक्शन अगर उसको नहीं है, तो डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ऑपरेट करना ही जरूरी है। बट जितना मैंने आज 6 या 7 साल में देखा है, पेशेंट जब तक उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है ना, तब तक वो अप्रोच ही नहीं करता है। और तब हम्म। तक सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है। तो जितना अवेयरनेस क्रिएट होगा, जितने जल्दी पेशेंट डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे, उतना बेटर रहेगा। जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पाइल्स पाइल्स का जो बीमारी है, ये बीमारी और लीवर से कुछ कनेक्टेड है क्या एक दूसरे से? क्योंकि काफी हद तक मुझे पूछा जाता है कि भाई हमारा फैटी लिवर हो गया है, तो उस वजह से हमको हमारा हमको पाइल्स भी हमको हो गया है। ये कभी कभी मुझे एक दो लोगों ने मुझे पूछा है मेरे को। तो क्या देखो, ये दूसरे? एनाटॉमिकली अगर बोला जाए, मतलब शरीर की जो रचना है उसके हिसाब से अगर बोला जाए, तो कनेक्टेड है, क्योंकि लीवर की लिम्फेटिक सिस्टम और एनल रीजन की लिम्फेटिक सिस्टम अटैच्ड है। तो ओके। यही एक कारण है कि अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है और उसको लीवर हाँ सिरोसिस हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते, या फिर बहुत बार ऑपरेट करके भी उसको रिजल्ट नहीं आता है। ओके ओके। तो लीवर इज बेसिकली लीवर क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है। आप जो भी खा रहे हो, जी। आप चाहे खाना खा रहे हो, आप चाहे दवाई खा रहे हो, आप चाहे शराब पी रहे हो, आप चाहे जो भी कर रहे हो, तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है और उसको अपने रास्ते पे भेज रहा है। बराबर है। जी मतलब जिसको जहाँ पे जाना है वो एज अ डिवाइडर काम कर रहा है। जी तो जी जी। अभी पकड़ के चलिए, जो टॉक्सिन्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उस
वो उसकी मात्रा अगर कम है तो लीवर अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर लीवर पे वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया, इसका फंडा एकदम सिंपल है। आपके शरीर हम्म में जिस पार्ट पे ज्यादा वर्कलोड आ गया, वो थोड़ी देर के बाद काम करना बंद कर देगा, या तो ठीक से काम नहीं करेगा, एनी पार्ट इन योर बॉडी। सो इट एक्ट्स दैट वे। लीवर आपको अच्छा रखना है तो आप लीवर सप्लीमेंट्स लीजिए, ऐसा मैं तो नहीं बोलूंगा। बट आप नॉर्मल भी ये कर सकते हैं, मतलब लिवर डिटॉक्स आता है, आप लिवर डिटॉक्स कर सकते हो। या अपने आप से अगर जैसे एक 15-20 दिन के लिए अगर शेड्यूल करेंगे कि आपको कुछ भी खराब नहीं खाना है, ठीक है, लिवर को रेस्ट दे रहे हो, आप किसी भी चीज को अगर आप रेस्ट दे रहे हो तो वो रिकवर करता है। आप वैसा हम्म। भी प्लान करेंगे तो भी इट इज गुड। ओके ओके। अभी सर, अभी हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए एमवे के पास में न्यूट्रीलाइट में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मिल्क थिसल। तो जो वो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, तो क्या हम वो सजेस्ट कर डेफिनेटली सकते हैं ले ना सामने सकते हैं, वाले पेशेंट? डेफिनेटली ले ओके। सकते हैं। जी जी जी। प्रोवाइडेड मैंने जो बोला है, मतलब मैंने प्री प्रोबायोटिक को जो रूल बोला, वो रूल यहाँ पे हाँ। भी अप्लाई होगा। ओके। मतलब आप मिल्क तीसर 2 बार ले रहे हो हाँ और हाँ। रात में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो वो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके ओके। तो वही यू शॉर्ट मतलब केवल आपको कोई भी हालत में आपको अवॉइड करना ही करना है, एनी हाउ। 100%। हाँ अल्कोहल ओके। एज अल्कोहल मैंने एज अ एग्जाम्पल बोला, बट हाँ हाँ ऐसी हाँ हाँ। चीज जो मतलब जो उसके लिए सेहत मतलब इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू आर कंज्यूमिंग, तो वो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यस यस यस। तो क्या सर, अल्कोहल भी इतना इफेक्ट करता है पाइल्स में, मतलब इतना इफेक्ट करता है? 100%। ओके ओके ओके। तो ऐसे कुछ आपके पास में कुछ केस आया जैसे जब सामने वाले बंदे ने अल्कोहल कंज्यूम किया और वो बंदा परेशान हो गया है? ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है? बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस, मतलब ऐसा है कि मतलब वर्स्ट में से वर्स्ट भी केसेस आके गए हैं। बट वो ओके। क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो वो बंदा, उसके लिए अल्कोहल छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हुआ होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं उसको तो नहीं बंद कर सकता। फिर हम लोगों से ओके। जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, बाकी। ऑलराइट। यस। ओके। हाँ सर, या इस बीमारी में मेल फीमेल रेशो भी कुछ है? इसमें क्या ऐसा देखा गया है कि भाई मेल ज्यादा इसको ज्यादा इसमें सफर करते हैं या फीमेल ज्यादा सफर करते हैं? क्योंकि नो। ऐसा देखा गया कि जो जो मेल जो या फिर जो वर्किंग लेडी जो जो काम करती है, जिस चेयर पे वो बैठते हैं, मोस्टली वो चेयर वो रेगजिन की चेयर होती है। और रेगजिन की वजह से ना हीट काफी बढ़ती है बॉडी में। उस वजह से काफी ज्यादा लोगों को तकलीफ भी आती है बैठने में, मतलब उनको तकलीफ उनको होती है। तो क्या ऐसा भी कुछ सिनेरियो है इस केस में? देखो ऐसी तो बात है नहीं, मतलब पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा, मेल या फीमेल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। हम्म। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। किसी मतलब इट इज टोटली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ओके। जो उसके हिसाब से अच्छा कर रहा है उसको नहीं होगा। पार्टली हम बोल सकते हैं कि मतलब हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी माने अगर पेरेंट्स को है तो आगे चल सकता है, या मतलब फैमिलीज में थोड़ा बहुत रन कर सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज आपने जो बोली कि अ, जो प्रोलॉन्ग सीटिंग वाले जॉब्स है, तो ऑफ कोर्स दे आर एट रिस्क। मतलब मैं यही बोलूंगा कि जिनका भी प्रोलॉन्ग सीटिंग है वो इस रिस्क में है। बट ऐसा है कि जो प्रोलॉन्ग सीटिंग वाले हैं वो बाकी सारे डिसीजेस के लिए भी प्रोन है। जी जी। मतलब दे आर प्रोन टू डायबिटीज, दे आर प्रोन टू ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली आपको, मतलब अगर आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है, तो आपको इतना तो भी इंश्योर करना चाहिए कि आप एक दिन में से 45 to 50 मिनट्स कुछ अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो उसको। या फिर जैसे अभी फिटनेस गोल्स में वो बताया गया है कि आप कम से कम 10,000 स्टेप्स करो। तो इसमें से कोई तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो सिटिंग आवर्स है, मतलब अगर पकड़ के चलिए 8 से 10 घंटे आप बैठ रहे हो, तो उसको वो काउंटर बैलेंस करेगा। ओके ओके ओके।
सर अभी कुछ केस में ऐसा देखा भी गया है कि जिस बंदे का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, हम्म। ऑपरेशन होने के बाद में कुछ दिन बाद वो फिर से ऑपरेशन करने की दोबारा जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस? टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने अभी तक मतलब आई हैव नॉट फेस्ड दिस थिंग, ओके। अनलेस अनलेस अगर कोई एडिक्शन है, जैसे टोबैको है, या फिर अदरवाइज ऐसा, मतलब अगर वो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं कर रहा है, या फिर शिफ्ट ड्यूटीज है, मतलब हर 7 दिन में उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बदल रहा है, ओके। तो ये रीजंस है कि जिसमें से उनको वापस हो सकता है। बट अदरवाइज आई हैव नॉट सीन एनी पेशेंट कि जिसको ऑपरेट किया है और वो वापस से सेम कंप्लेंट लेके आ ओके। ओके। गया। ओके। ओके सर। हाँ सर, स्लीप, सोना, क्या ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इस बीमारी हंड्रेड को दूर? परसेंट 100%। ओके। एवरी पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप। और मैं आगे चल के ये भी कहूंगा कि 6 to 7 hours मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं कभी भी 6 से 7 घंटे सोइए। चलो मैं ज्यादा जल्दी भी नहीं बोलूंगा, बट एट मैक्स आपको 12 बजे सोना ही सोना है। ओके। आप 2 बजे सो के अगर 9 बजे उठेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको बारह हम्म। बजे सो के आप 6-7 बजे तक अगर आपका रूटीन चालू करते हो, तो ये आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। जी जी जी। तो सर इसमें आपने कार्डियक, आपने वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपने बताया इसमें, राइट? अभी इसमें कुछ कुछ लोग जो है जो नाइट की ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, जैसे कोई आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, या हम्म। फिर कोई सो कॉल्ड नाइट ड्यूटी करते हैं, तो सर भी उस केस में सर भी उन्होंने फिर किस तरह से इस चीज को फिर टैकल किए करना चाहिए उन्होंने फिर? सर अभी उनका ऐसा है कि ये तो मैं थोड़ा जनरलाइज नहीं बता पाऊंगा अभी। ऐसे केसेस जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनका थोड़ा शेड्यूल समझ के उनको थोड़ा कुछ चेंजेस करके एडजस्ट करके देता हूँ। उन लोगों में मैं अभी इतना ही बताना चाहूंगा कि उनको खाने की जो टाइम्स है, हम्म। उनके फूड टाइमिंग्स जो है वो सेम रखना है। वो आपको शिफ्ट मत के हिसाब से नहीं बदलना है। मतलब बहुत बार क्या होता है, अभी अगर कोई वर्कर है, हाँ। उसकी अभी ये हफ्ते में है मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, ओके। तो वो जी। नाश्ता करेगा 8 बजे, हाँ। लंच करेगा 2 बजे, डिनर बराबर। करेगा रात के 9 बजे। बराबर। ठीक है, जैसे ही उसकी सेकंड शिफ्ट चालू हो जाएगी, वो जी। क्या करेगा, वो नाश्ता करेगा 9 बजे, क्योंकि उसको लेट जाना है। हाँ। ठीक है, हाँ। दोपहर का खाना खाएगा 3 बजे ऑफिस में हाँ। जाके, और रात हाँ। का खाना खाएगा 11-12 बजे। बराबर। हाँ। हाँ। अभी जब उसका नाइट चालू हो गया, हाँ। तब वो लंच करेगा 11 बजे। हाँ। तो वो क्या है, योर बॉडी विल नॉट, योर बॉडी बॉडी विल नेवर अंडरस्टैंड। ओके। हाँ, समझ मुझे समझ। मतलब बॉडी को ये भी नहीं समझ में आएगा कि मुझे सुबह 9 से 12 में क्या करना है, हम्म। रात को 12 से 5 के बीच में क्या करना है। जी। अ, मतलब अगर एक हफ्ते तक वो एक रूटीन फॉलो कर रहा है, जब तक वो बॉडी समझ पाती है कि मुझे इस शेड्यूल में ये करना है, तब तक वो शेड्यूल बदल देता है। हाँ हाँ, यस यस यस। जी। तो फूड टाइमिंग शुड बी सेम। सेम। ओके। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे आया है स्वाति मैडम की तरफ से कि ओके। पाइल्स है, मूड भी है, लेकिन तकलीफ नहीं होती है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर सप्लीमेंट लेकर या डाइट लेकर ठीक कर सकते हैं? जब तक तकलीफ नहीं होती है तब तक आपको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो, बट इट विल नॉट गो। जितना मैंने देखा है कि वो जाता नहीं है मेडिसिन से। बट ओके। तकलीफ नहीं है तो यू कैन कीप एज इट इज। जब तक तकलीफ नहीं होता है तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ तकलीफ लगता है तब उसके बारे में आप ये कर सकते हैं। ओके। 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 तो अगर जैसे अभी आपने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर ऑपरेशन के उस केस में मतलब क्या लेजर ऑपरेशन होगा आज के डेट में, या फिर कैसा मतलब? डिपेंड करता है सर, मतलब लेजर तो
चलो अभी क्या है, लेजर इज नाउ रिसेंट एडवांसमेंट, तो जी। इट गिव्स सर्टन बेनिफिट्स। मतलब थोड़ा वुंड कम है, स्टिचेस कम है, नॉन ब्लीडिंग प्रोसीजर है, तो वो थोड़ा बेटर है, बेनिफिशियल है ऑन द पेशेंट साइड। ओके। ओके। ओके सर। ओके ओके। सर बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सही तरीके से आपने काफी सारी बातों पे आपने रोशनी डाली है, जिसको थैंक हमको पता चला हमने क्या क्या हमने खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह की अपनी लाइफ हमें गुजारनी चाहिए। स्पेशली वो खान पान के मामले में काफी मैं शौक हूँ कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में किस तरह हमने खाना करना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी वही पे हो जाती है बहुत सारे लोगों की, यू। कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो फिर 8 बजे नाश्ता करेंगे, और नाइट शिफ्ट है तो फिर 11 बजे 12 बजे नाश्ता करते हैं। ये यस। हमने देखा है कि एक ऐसे कुछ केसेस मेरे घर में भी है, कि जो मॉर्निंग नाइट शिफ्ट करते हैं और उनका खाना पान बहुत बदल जाता है, फिर बोलते हैं कि भाई डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं उनको। यस। तो सो में है डॉक्टर साहब, आपने बहुत जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन आपने दी है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रैप अप करने के लिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा, जिनकी हम सब जिनके टीम में है, और हम सबको गाइड कर रहे हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं, हमारे हम सबको मेंटोर। So please help me welcome on the stage Mr. Ravinder Rathod, sir. थैंक Ravinder sir, please come and join us, sir. वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। सबसे पहले तो मुझे जुबेर जी आपको धन्यवाद कहना चाहिए कि क्या बखूबी सवाल आपने पूछे हैं। जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब को जितने सवाल पूछे और जिस तरह से आपने जो चीज़ें कवर करी है, मुझे तो पहले थैंक यू आपको बोलना चाहिए। और डॉक्टर साहब आप तो मास्टर है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। दरअसल देखा जाए ना तो आज सारी समस्याएं, ज़्यादातर समस्याएं पेट से शुरू होती है। और जब पेट आपका अगर सही है ना तो बहुत सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाती है। और इसलिए हमने इस टॉपिक को आज चुना। और जब हमें पता चला कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर आदित्य है कि इस चीज़ पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्यों ना सब संपूर्ण टीम को इसका लाभ मिले, सब लोग इसके बारे में जान पाए। थोड़ा बेलदार जी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक बेलदार जी के पास कोई सवाल है। बेलदार जी आप हो मीटिंग में? आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाह रहे हो? जी जी। ऑलरेडी वो सवाल हो गया, वही था सर जी। बहुत सारे लोगों में वो सवाल नहीं आया था, इसीलिए बाद में पूछा, लेकिन वो बाद में सवाल आया कि ऑलरेडी दिक्कत है, लेकिन वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। कुछ डाइट वगैरह, कुछ दवाई लेके फिर से उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। और कभी कभी वो बंद हो जाता है, तकलीफ नहीं होती है उसमें। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन बोला है, या कुछ लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन किया है फिर भी तकलीफ हो रही। वही सवाल था, ऑलरेडी डॉक्टर जी ने वो मतलब बता दिया है। डॉक्टर साहब ने एक बात यहाँ पे अच्छे से बताई थी कि अगर हम थोड़ा सा पेट को आराम देंगे तो वो चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाती है ना, कभी जहाँ जिस चीज़ को आराम देना है। तो वैसे हम लोग यहाँ 10 दिन का गट रिसेट प्रोग्राम कर लेते हैं लोग, जिसमें हम लोग मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं, जिसमें हम लोग बेकरी प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं, जिसमें फास्ट फूड अवॉइड करते हैं, और जिसमें हम थोड़ा सा स्वीट कोई भी हो वो सारे प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। 10 दिन में काफ़ी हद तक लोगों को इससे राहत मिलती है, और जिसमें प्रीबायोटिक और फाइबर भी लोगों को सजेस्ट करते हैं। और मेरा आप सभी से कहना है कि अगर आप इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहते हो वेट लॉस में किसी भी तरह से, शुरू में बहुत बार होता क्या है कि लोग न्यूट्रिशन तो लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन लेने के कारण भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, जब से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ थोड़ा सा ठीक से अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर कभी कभी हमें अच्छे से रिजल्ट भी नहीं आते। तो मैंने ये नोटिस किया है, मेरे 10 साल के अनुभव है मेरे पास न्यूट्रिशन का। तो लोगों का अगर गट ठीक नहीं है ना, अगर उनका पेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो लोग न्यूट्रिशन भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो हमने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया कि क्यों ना आप 10 दिन का एक प्रोग्राम करिए गट रिसेट वाला, और उसके बाद लोगों को काफी अच्छा खासा फर्क आया उससे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी डॉक्टर साहब की, 10 दिन का थोड़ा सा आराम देना चाहिए बॉडीज को, क्योंकि आराम देने से वो रिकवर होती है, बहुत अच्छी चीज है। और डॉक्टर साहब ने जितना सारा अपना एजुकेशन नॉलेज एक्सपीरियंस जो था वो आज हमारे बीच में बिल्कुल फ्री में बांटा है। तो मैं चाहूंगा कि सभी के सभी लोग आप डॉक्टर जी के लिए जोरदार क्लैप करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। और इसी तरह से हम बैक टू बैक बहुत सारे डॉक्टर्स को जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, जनरल है, सारे डॉक्टर्स को एक एक हम महीने में एक एक डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे और एक मुलाकात डॉक्टर के साथ करेंगे। क्योंकि एक चीज़ क्या होती है देखिए, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना और न्यूट्रिशन लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत बार लोग हमसे पूछ लेते हैं ना कि सर आप पाइल्स पे दे रहे हो तो आप डॉक्टर हो क्या? तो आप बिल्कुल ये वीडियो उनको दे सकते हो। मैं डॉक्टर के परमिशन लेकर ही इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। अगर डॉक्टर कहेंगे कि कोई हरकत नहीं या कोई बात नहीं, आप इसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, तो हम कर देंगे। तो कर आप सकते।
बिल्कुल लोगों को ये वीडियो दिखा सकते हो, जब भी आप लोगों को सजेस्ट करते हो पाइल से रिलेटेड हो ना, कोई भी समस्या आती है तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। इससे सभी को बहुत हेल्प होगी। और हर बार ये सवाल उभर कर सामने आता है कि आप डॉक्टर हो क्या, तो हमको लोगों को समझाना पड़ता है कि डॉक्टर एक क्षेत्र ही अलग है, और हमारा जो न्यूट्रिशन है ये सेक्टर ही अलग है। क्योंकि हम जिसमें काम कर रहे हैं ना, ये हमारा खान पान है। अगर कोई भी आप न्यूट्रिशन का, फाइबर ले लो, प्रोटीन ले लो, विटामिन मिनरल्स का अपना कोई न्यूट्रीलाइट का कोई भी ले लो, आप उसके ऊपर आप देखोगे तो कोई ड्रग्स उस पर लिखा है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये लिखा है कि ये फूड है, फूड। हम फूड सप्लीमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे ज्ञान ले, उनसे नॉलेज ले, लगातार हम लोग ट्रेनिंग ले, लगातार हम लोग सीखे, ताकि हम इस बिजनेस को और अच्छा और बहुत बड़ा बना पाए। तो काफी अच्छा लगा मुझे आज तमाम चीजों को सुनने के बाद। और मैं खुद नोटिस कर रहा था, मैं सीख रहा था, मैंने बहुत सारे नोट्स भी निकाले हैं, मैंने लिख भी लिया है। तो एक बार वापस से मैं डॉक्टर आदित्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और थैंक ये जो सारी प्लानिंग की है, जो सारी रचना करी है, जितने सारे सवाल बनाए हैं, इनके पीछे जुबेर शेख जी का काफी योगदान है, काफी मेहनत है। वो बार बार सवाल बना रहे थे और पूछ रहे, सर ये सवाल सही है क्या, ये सवाल सही है क्या। बहुत मेहनत करी उन्होंने, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, आप जानते हो कि इसको चंद दिनों में 5,000, 6,000, 10,000 व्यूज मिल जाते हैं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप अगर कुछ बातें कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको उतनी तैयारी भी करना बहुत जरूरी है। तो जुबेर जी, एक बार वापस से आपका धन्यवाद। फिर भी हमारे पास अभी भी 5 मिनट है। आप में से किसी के पास अगर कुछ सवाल हो सकता है, आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अ, आप दिल में मत रखिएगा, साथ में मत लेके जाइएगा। जो भी है, उल्टा पुल्टा सवाल भी चलेगा, सब एक्सेप्ट है यहाँ पर। तो आपको जो भी लगता है आप पूछ सकते हो। अगर आप हैंड रेस करोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप लिख कर भी भेज सकते हो। बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा, जैसा भी हो सकता है। आपको लगेगा यार मैं सवाल पूछूंगा तो लोग हंस देंगे, तो ऐसे भी सवाल पूछ सकते हो आप। नहीं तो घर लेके जाओगे कोई फायदा है नहीं, और वापस से डॉक्टर जी का समय मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज वक्त मिला है तो थोड़ा सा हम लाभ ले। अगर किसी के पास कुछ भी सवाल है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। अभी 5 मिनट है हमारे पास। आप सबको बजाय 10:55 पर हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। एक सर, एक कोणीतरी एक हे टाकलं होतं हाँ हाँ। बंगाली डॉक्टर बद्दल. अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसको मैं निकालता हूँ। सर बंगाली डॉक्टर, अच्छा। हाँ हाँ. तो ये, तो हाँ हाँ, तो मेरा यही सजेशन है हाँ हाँ। कि ऐसे किसी डॉक्टर के पास ना जाए. क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाइए. जी जी जी। तो एटलीस्ट मतलब वो जिस चीज को करना है उसको ही करेगा, जिसको नहीं करना है उसको नहीं करेगा. जा, बट जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है. जी जी जी, बहुत बढ़िया। रितिका जी, आपने हंड्रेड के आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब कि बहुत लोग इंडिया में ई सब गोल लेते हैं, और हम जब लोगों के पास जाते हैं और फाइबर सजेस्ट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम ई सब गोल बहुत सालों से खा रहे हैं। तो क्या वो हेल्दी है, और क्या हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो ई सब गोल उनको बंद करना चाहिए, कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं ई सब गोल लेना? नहीं, आपको उनको यही बताना है कि आप इसबगोल कंटिन्यू नहीं ले सकते. इसबगोल बॉयल में ड्राइनेस क्रिएट करता है. इसबगोल है या फिर कोई भी मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कायम चूर्ण हुआ, कायम टैबलेट हुआ, तो ये जो चीजें हैं ये बॉयल में बहुत ड्राइनेस लाती है. तो आपको सिर्फ उनको यही बताना है कि देखो, आप जो दवाई ले रहे हो, आपको इंटेस्टाइन को हैंडीकैप नहीं करना है. आपको उनको काबिल बनाना है डाइजेशन करने के लिए. आप जो दवाई ले रहे हो तो आप उनको उनका काम हल्का कर रहे हो, तो उनको काम ही करने नहीं दे रहे हो. आप शांत बैठो, ये सब गोल काम कर देगा. जब आप फाइबर सजेस्ट कर रहे हो तो फाइबर इंटेस्टाइन को काम करने के लिए लगाएगा और उसका काम थोड़ा आसान करेगा. ओके ओके। रितिका जी। डॉक्टर साहब, इससे मैं ही पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इसबगोल ले रहा है या हाँ. कायम चूर्ण ले रहा है, तो अभी ज्यादातर तो इसबगोल लेने वाले, मतलब मैं किसी कम्युनिटी को मैं ये डाउन नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यूजुअली देखा गया है कि गुजराती लोग, जैन जैन लोग काफी ज्यादा इसबगोल लेते हैं। तो इनको फिर क्या बोले कि भाई आपने किस हद तक क्या आपने इसबगोल आपने लेना है, और उसको कब आपने बंद करना है आपने? ये सब गोल मैं एज इन ब्रांड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ.
हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा एज अ ब्रांड नहीं, मतलब मैं इसबगोल की बात कर रहा हूँ, हाँ, प्रॉपर इसबगोल। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है ये ड्राइनेस क्रिएट करने ही वाला है इवेंचुअली। जब कोई भी ये कंटिन्यू ले रहा है ना, तो इसबगोल क्या है, मतलब पकड़ के चलिए कि उसको पेट साफ होने के लिए वो कंटिन्यू ले रहा है। कोई भी एक टैबलेट ले रहा है, कोई भी, जैसे मैं एक स्पेसिफिक में किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी ले रहा है, तो उसमें क्या है कि वो उसके शरीर को फिर वो आदत सी हो जाती है ना, कि जैसे वो ले रहा है तो वो कंटिन्यू वही करते रहेगा। इवेंचुअली इट विल, मतलब ये हैबिट हो जाएगा, फिर उसके इंटेस्टाइन काम करना कम कर देंगे ना। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक और सवाल है, इसबगोल अगर वो नहीं लेना चाहते हैं और हमारा फाइबर भी नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हम उनको फाइबर के लिए चिया सीड्स सजेस्ट कर सकते हैं? या सीड्स आप सजेस्ट कर सकते हो, वो दो, और उसके साथ उसको सिर्फ जो घर में सलाड अवेलेबल है, घर में जो फाइबर सोर्स है वो ऐड करने के लिए बोल दीजिए। जी, ओके, थैंक यू सो मच। यस। संजय पाटिल जी, आपका कोई सवाल? जी सर, जी सर। डॉक्टर साहब, पाइल के लिए पाइल से जुड़े हुए ऐसे और दो बीमारियां हैं जिसे फिस्टुला और फिशर बोलते हैं। तो थोड़ा मतलब शॉर्ट में बताओ ना, क्या डिफरेंस है और क्यों, कैसा रहता है वो, मतलब। बेसिकली फिशर इज वुंड, मतलब एनल की रीजन में अगर कोई जख्म हो जाता है तो उसको हम लोग फिशर बोलते हैं। ओके ओके। और फिस्चुला इज, इट इज अ डिफरेंट डिसीज। मतलब फिस्चुला में क्या है कि जैसे वहां पे फुंसी तैयार हो जाती है, और उसमें से जैसे पानी निकलना, या फिर ऑन एंड ऑफ खून आना, या फिर दर्द होना, ऐसा होता है। फिस्चुला, अगर फिस्चुला ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है। फिस्चुला के लिए कोई दवाई सॉल्यूशन नहीं। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक रोशनी मैम, डॉक्टर साहब, रोशनी मैम छत्तीसगढ़ से हैं। यस। वो कुछ सवाल पूछना चाहती है आपसे। रोशनी मैम, आप पूछ। जी सर। सर गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे नाइट में हम कुछ रॉ फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लेते हैं, तो उसको लेना कितना सही है? अगर आपको, मतलब आपका रूटीन वैसा ही है तो आप ले सकते हो, तो उसमें जी। कोई हार्म नहीं है। अ, अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना भी आपको रॉ या हेवी फूड लेना है, वो अगर आप सनसेट से पहले ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। आइडियली जी। अगर आप मुझे पूछेंगे, तो जितना भी आपको हेवी फूड है, जो डाइजेशन के लिए हेवी है, वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सनसेट से पहले लीजिए, और सनसेट के बाद आप लाइट फूड रखिए। जी, थैंक यू सर। ओके ओके। डॉक्टर साहब, आशिका शाह ये विरार से है, मुंबई। वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। सर जी, ये ग्रुप की तरफ से एक क्वेश्चन था कि जो पेशेंट ओवरवेट है एंड फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो वो रिवर्सल के लिए क्या कर सकते हैं? रिवर्सल थोड़ा फैटी लिवर के लिए। देखो, पहले तो जैसे आप जो कॉज है वो बंद करिए, मतलब हम्म। जैसे अल्कोहल बंद करिए। वेट रिडक्शन के लिए आप काम करना चालू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपको रिवर्सल दिखेगा। बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो आपको मेंटली बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने तक, साल भर तक अच्छा करना है, और उसके बाद मैं रिवर्सल में जाऊंगा। सप्लीमेंट सर? सप्लीमेंट आप मिल्क थिसर दे सकते हो, फाइबर दे सकते हो, और आप वो जो चेरी प्लस और विटामिन सी का जो है वो भी आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यस। ओके, थैंक यू। ओके, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज बहुत सारी चीज़ों में सीखने का अवसर मिला और बहुत सारे लोगों ने दिल से सवाल भी पूछ लिए। और इसी तरह सिलसिला हमारा लगातार चलता रहेगा, और हम लगातार बैक टू बैक डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे। कुछ हमारे लक्ष्य भेद भी होगा, कुछ एटीट्यूड सेशन भी होगा। हर वेनसडे हम लोग इसी तरह रात 10 बजे मिलते रहेंगे। और हम एक बार फिर से डॉक्टर आदित्य पुटी जी का, जिनका नासिक में हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, बढ़िया से उनका प्रैक्टिस चल रहा है। और साथ ही जुबेर जी के ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अपने संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर आदित्य और प्रियंका एकबोटे जी का हम लोग स्वागत करते हैं। और बहुत जल्द हम उन्हें बहुत बड़ी पीन पर देखना चाहते हैं, लाइक प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड शिप की तरफ वो जरूर बढ़े। हम सबकी दुआएं और सबकी
उम्मीदें उनसे है और हम सब लोग उनको मिलकर सहयोग भी करेंगे। और इसी के साथ हम आज की इस एक मुलाकात डॉक्टर के साथ इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी आपने सीखा है अपने टीम में लोगों से बात करिए, आपकी वीकली वर्कशॉप में लोगों को बताइए, और ये तमाम चीज़ें जो भी सवालात आपके थे उनके सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए हैं। अब इसके ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। थैंक यू गुड नाइट। वेलकम सर, वेलकम।